Hi students, my name is Avlin and I'll be teaching you constitutional law. So when we talk about constitutional law, as everybody of us have studied jurisprudence, so we know that constitutional law is known as the grant norm. Grant norm का क्या मतलब होता है? Grant norm का मतलब है that all other laws are derived from constitutional law. मतलब अगर आपका कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अगेंस्ट जाएगा उसको हम इनवैलिड मानेंगे. ठीक है. तो नाउ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आई डायरेक्टली मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक. So we'll directly move on to your topic which is your Article 12, right? लेकिन आर्टिकल 12 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि आपके इस पूरे पीपीटी के साथ साथ इस पूरे वीडियो के साथ देयर आर सर्टेन नोट्स 10 से 12 पेजेस के नोट्स हैं ऑन आर्टिकल 12 which has been shared with this PPT. वो जो नोट्स हैं उस नोट्स के अंदर आपको हर एक चीज़ डिटेल में मिलेगी जिससे आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस वीडियो में प्रॉपर्ली नहीं दिख रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं और आप उन प्रीवियस ईयर पेपर्स को क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके लिए सारा कंटेंट आपको उन नोट्स में ऑलरेडी दिया गया है, राइट? आर्टिकल 12 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 12 इज बेसिकली अ डेफिनेशन क्लॉज जो कि डिफाइन करता है स्टेट. ठीक है. अब वो स्टेट को किस तरीके से डिफाइन करता है ये हम अभी थोड़ी देर तक पढ़ेंगे. उससे पहले हम थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं. क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं. सो आई वुड लाइक यू गाइज टू गो थ्रू देम. आपको मैं 2 मिनट दे रही हूँ कि आप फटाफट से एक बार इन क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लें. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं नजर आ रहा है तो जैसे कि मैंने बोला कि मैंने आपके नोट्स भी प्रोवाइड करे हैं, उन नोट्स के अंदर आपको ये क्वेश्चन नजर आ जाएगा. वो ऑलरेडी ये क्वेश्चंस मेंशन है. ठीक है. मूविंग फर्दर, बाकी के 3 क्वेश्चंस ये हैं. सो देयर आर टोटल 5 क्वेश्चंस पिछले 5 साल के पेपर में जो कि आपके रिलेटेड टू आर्टिकल 12 आए हैं. आज की वीडियो सुनने के बाद आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो नाउ बिफोर मूविंग टू आर्टिकल 12 itself, हम थोड़ा सा आर्टिकल 12 का बैकग्राउंड जान लेते हैं. जब हम आर्टिकल 12 के बैकग्राउंड की बात करते हैं कि आर्टिकल 12 को लाने का क्या पर्पस था, तो अगर हम किंग्स के ज़माने की बात करें, किंग्स के टाइम पे कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया था उनके सब्जेक्ट्स की. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट्स का मतलब है उनकी प्रजा की. जो ये राइट्स और लाइबिलिटीज को किंग ने रिकॉग्नाइज किया था, वो रिकॉग्निशन एक तरीके का एश्योरेंस था कि उनके ये राइट्स और लाइबिलिटीज कहीं नहीं जाएंगे और उनको प्रोटेक्शन मिलेगी. ठीक है. जैसे जैसे टाइम पास होता गया वैसे वैसे ये रियलाइज किया गया कि ये जो हमारे राइट्स और लाइबिलिटीज हैं, ये राइट्स और लाइबिलिटीज कुछ राइट और इन सारे राइट्स और लाइबिलिटीज में से कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज ऐसे हैं जो कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. मतलब अगर कोई राजा इनके अगेंस्ट जाएगा तो ये एक इंसान के साथ गलत होगा. और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे सबसे पहला मैग्ना कार्टा आया, फिर हमारा बिल ऑफ राइट्स आया और उसके बाद फाइनली हमारे फंडामेंटल राइट्स बने. 1928 में मोतीलाल नेहरू ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे होने चाहिए या हम फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से गारंटी दें कि वो अपने सिटीजन से विड्रॉ ना किए जाएं किसी भी सर्कमस्टांसेस पे. ठीक है. जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स हमें कौन से पार्ट में दिए गए हैं? हमारे पार्ट 3 में दिए गए हैं. तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिर्फ सिटीजन्स को ही नहीं बट नॉन सिटीजन्स को भी दिए जाते हैं कुछ सिचुएशंस में. और ये जो राइट्स हैं ये गारंटी है दैट द स्टेट शुड नॉट एक्ट अगेंस्ट दीज राइट्स. और अगर स्टेट इन राइट्स के अगेंस्ट एक्ट करेगा तो जो एग्रीव्ड पर्सन है वो एक्शन ले सकता है स्टेट के अगेंस्ट. अब हम बार बार टर्म तो यूज कर रहे हैं स्टेट, पर स्टेट है क्या? हमारे हिसाब से अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो स्टेट एक राज्य है, लेकिन आप राज्य के अंदर जो इतने सारी बॉडीज बैठी हैं आप उनमें से किसको सू करेंगे? है ना. आप किसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे? तो किसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, किसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता, यही हमारा आर्टिकल 12 हमें क्लैरिफाई करता है. ठीक है. उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है वो ये है कि सारे कुछ फंडामेंटल राइट्स मतलब ज्यादातर फंडामेंटल राइट्स हम
सिटीजन्स जो है वो स्टेट के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं, ना कि एक प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट। ठीक है, आपको समझ आ गया कि आप कुछ फंडामेंटल राइट्स को सिटीजन्स के अगेंस्ट क्लेम करेंगे, ना कि आप प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट क्लेम करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आता है फंडामेंटल राइट, जो कि डिस्कस किया गया है पार्ट 3 में। और अगर हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं तो पार्ट 3 हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से। आप लोगों ने सुना होगा कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी से हमारे फंडामेंटल राइट्स शुरू होते हैं। नहीं, हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जो हमारा आर्टिकल 12 है, जिसके अंदर हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारे पार्ट 3 पे एप्लीकेबल है और हमारे पार्ट 4 पे एप्लीकेबल है। जब हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, पार्ट 3 हमारा फंडामेंटल राइट है और पार्ट 4 हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट पे ये अप्लाई नहीं होते। आपकी स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, कि ये हमारे किसी भी पार्ट पे और अप्लाई नहीं होंगे। ये सिर्फ हमारे पार्ट 3 और पार्ट 4 पे अप्लाई होंगे। एम आई क्लियर? राइट, आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं आर्टिकल 12 इटसेल्फ कि आर्टिकल 12 क्या कहता है। अच्छा, आर्टिकल 12 को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आर्टिकल 12 को हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। तो जब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन दिस पार्ट, unless the context otherwise requires, the state includes the government and the Parliament of India, the government and the legislature of each of the states and all the local or other authorities within the territory of India or under the control of government of India। ठीक है, जब हम अब इसको ब्रेक करते हैं, हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं? हमारा पहला पॉइंट आता है द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सेकेंड आता है गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, तीसरा आता है ऑल लोकल अथॉरिटीज और लास्ट आता है ऑल अदर अथॉरिटीज। ठीक है, जब हम गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन आवर लेजिस्लेचर। जब हम एग्जीक्यूटिव, और जब हम पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेचर में आ जाएगा। जब हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे गवर्नमेंट की दूसरी बॉडीज आ जाएंगी, और लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी आगे हम इसको और समझते हैं। जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया डिवाइड किया है, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट डिवाइड किया है, लोकल अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज, 4 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। गवर्नमेंट मींस द होल एग्जीक्यूटिव, any act of the president is an act of the state, the department of the government or any institute under its control, all are part of the state। सारे के सारे क्या है? हमारे स्टेट के पार्ट है। एग्जीक्यूटिव में हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव आ जाता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव आ जाता है। जब हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, हमारा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर, ये सब कुछ हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव है। स्टेट एग्जीक्यूटिव हमारा गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, ये सब हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव है। उसके बाद हमारे पास आता है द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट एंड इट्स मेंबर्स आर ऑल इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। लेजिस्लेचर में आता है यूनियन लेजिस्लेशन, इसके अंदर प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा आएगा। स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर आएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी एंड दी स्टेट काउंसिल आएगा। सो ये सब आपको डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ठीक है, हमारे पार्लियामेंट और स्टेट के अंदर, या जब हम गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हमारे कौन कौन सी बॉडीज आएंगी, जब हम गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं उसमें हमारी कौन कौन सी बॉडीज आएंगी। तो ये सिर्फ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो हमारा रियल इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमारा लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज है। अदर अथॉरिटीज हमारा मेजर पार्ट कवर करेगा। लोकल अथॉरिटीज आपकी सिर्फ नॉलेज के लिए है। जब हम लोकल अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं, इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट, जिसके अंदर बोलता है कि लोकल अथॉरिटीज शैल मीन अ म्युनिसिपल कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ द पोर्ट कमिश्नर्स और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट विद द कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल और लोकल फंड्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो लोकल अथॉरिटी जिसको मैनेज किया जा रहा है, लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे आपकी लोकल अथॉरिटी।
वो बॉडी जिसको एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूल कर रही है या मॉनिटर कर रही है या चला रही है, उसको हम लोकल अथॉरिटी बोलेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास एक केस है रिलेटेड टू लोकल अथॉरिटी, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आरसी जैन 1981 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर 5 पैरामीटर्स ले डाउन किए थे कि एज टू कौन सी बॉडी को आप लोकल बॉडी बोलेंगे। पहला है दैट इट मस्ट हैव अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, मस्ट फंक्शन इन अ वेल डिफाइंड एरिया, must enjoy the certainty of autonomy so that can decide certain matters on own, state functions by statute, it must have power to raise funds। जब ये 5 पॉइंट्स होंगे तभी आप एक बॉडी को लोकल बॉडी बोलेंगे। दोबारा से समझाते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि उसका सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, दैट मींस वो बॉडी अपने आप से स्यू की जा सकती है और वो बॉडी किसी को स्यू कर सकती है, दैट इज व्हाट यू मीन बाय सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है। सेकंड पॉइंट है मस्ट फंक्शन इन अ वेल डिफाइंड एरिया, उसके पास एक प्रॉपर एरिया होना चाहिए जिसके अंदर वो पर्टिकुलर बॉडी काम कर रही है। फिर हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, must enjoy the certainty of autonomy so that can decide certain matters on its own। जब हम ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं मतलब उसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि वो कुछ मैटर्स अपने आप से डिसाइड कर सके। हमने बोला वो अथॉरिटी जो कि एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट द्वारा गवर्न हो रही है उसी को हम लोकल अथॉरिटी बोलेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास आता है दैट स्टेट फंक्शंस बाय द स्टैट्यूट, जो वो पर्टिकुलर अथॉरिटी है उसको फंक्शन कर रहा है वो स्टैच्यू जिसको वो एक स्टेट ने बनाया है। क्लियर। फिर हमारे पास फिफ्थ पॉइंट आता है इट मस्ट हैव द पावर टू रेज फंड, वो जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है उसके पास खुद के पास पावर होनी चाहिए कि वो कुछ फंड्स को रेज करे और इसको हम बोलते हैं लोकल बॉडीज या लोकल अथॉरिटी। फिर हमारे पास आता है द मेन पार्ट, द मेन पॉइंट विच इज अदर अथॉरिटी। जब हम अदर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, अदर अथॉरिटी इज द पॉइंट जो कि बहुत डिस्प्यूटेड पॉइंट है। ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारी डिस्प्यूट्स चल रही हैं या एज टू द मीनिंग ऑफ अदर अथॉरिटीज बहुत कुछ चल रहा है। सो अदर अथॉरिटी हैज नॉट बीन डिफाइंड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ, it has to be interpreted, उसको interpret करना है। state must be there in other authority तब state बनेगा, मतलब एक जो भी आपकी बॉडी है वो तब state बनेगी अगर वो other authority के ambit में आती है। Authorities means a person who has command, that is who can make laws or have power to make law। जब हम authority की बात कर रहे हैं, authority का क्या मतलब है कि उस बंदे के पास command है कि या तो वो laws बना सकता है या फिर उसके पास power है to make laws। Now you need to remember one thing कि जो अदर अथॉरिटी का एम्बिट हमने स्टेट के डेफिनेशन में डाला है वो हमने अपने कंट्री के डायनेमिक नेचर को देखते हुए डाला है। डायनेमिक नेचर मतलब चेंजिंग नेचर को देखते हुए डाला है कि ऐसी भी कुछ चीजें हो सकती हैं जो ऊपर की 3 कैटेगरीज में फॉल नहीं करती, जो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर, ठीक है, और लोकल बॉडीज के एम्बिट में फॉल नहीं करती हैं। तो हमने क्या किया है, हमने एक और एम्बिट बनाया है which is your local authority। अब लोकल अथॉरिटी को लेके बहुत सारे कनोटेशंस आए, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस आई कोर्ट द्वारा, और ये हम सारी इंटरप्रिटेशंस अब पढ़ने वाले हैं बाय वे ऑफ केसेस। तो द फर्स्ट केस which tried to interpret other authority is the University of Madras versus Shantabai 1954 Madras। So the bodies performing the function of government can be included in other authorities। This is what which was stated in this case। अब इस केस के फैक्ट्स क्या थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को इस्टेब्लिश किया गया था मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर। Since Madras University Act is under the government, therefore the university is state under अदर अथॉरिटीज। अब हमने बोला कि वो बॉडी जो परफॉर्म कर रही है फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट उसको आप अदर अथॉरिटी में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये बोला गया कि क्योंकि मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर बनी है जो कि एक गवर्नमेंट का एक्ट है, देयरफॉर हम उसे अदर अथॉरिटी में कंसिडर करेंगे। It was held by the judges that the other authority should be adjustem generis होना चाहिए, जिसका मतलब क्या है, द सेम काइंड। ठीक है।
अब सेम काइंड कैसे है, आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आपको कार, बस, बाइक डैश दे दिया जाए तो आप इसमें क्या फीड करेंगे, या आप स्कूटर डाल सकते हैं या आप ट्रेन डाल सकते हैं। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है ऑल दीज आर द कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स, राइट। इसी तरीके से उन्होंने बोला कि अगर आपके ऊपर वाले, therefore other authorities should derive its color from the preceding three authorities under article 12. Sovereign function is an inherent quality. If an authority does not exercise sovereign function, then it will not be an other authority and will not be covered under the category of state. ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, जब हम अदर अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, अदर अथॉरिटी में हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस जैसे कि क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड स्टेट है, क्या हमारी जुडिशरी स्टेट है, क्या जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं वो स्टेट है। ये सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने एक एम्बेड खुला छोड़ दिया, जो कि है अदर अथॉरिटी। अब अदर अथॉरिटी की फर्स्ट इंटरप्रिटेशन आई हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई में, जो कि अभी हम डिस्कस करके हटे। अब हम चलते हैं उसके, अगर आपका कोई भी बॉडी अगर आपकी किसी स्टैचू या स्पेशल स्टैचू के अंदर क्रिएट करी गई है तो उसको आप अदर अथॉरिटी में ले सकते हो। दिस वाज हेल्ड इन राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड and it is not important that the body must be a government, ठीक है, या फिर बॉडी जो है वो सॉवरेन फंक्शंस ही परफॉर्म कर रही है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट केस, body is made under some statute but formed for commercial purposes will also be covered under other authorities. So this was held in Sukhdev versus Bhagatram, that ONGC, LIC, IFC, which was set up under a special statute, are state under other authorities. मतलब कोई भी आपकी अगर बॉडी आपकी स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर बनी है, चाहे वो गवर्नमेंट का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, उसको आप अदर अथॉरिटी के एम्बिट में लेकर जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट केस आया RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 1979 सुप्रीम कोर्ट. International Airport Authority invited tenders and RD Shetty also applied for the same. But his tender was rejected due to discriminatory reasons. Therefore, he filed a case of infringement of fundamental right. Now the question raised in this case was whether International Airport Authority is a state under other authority. अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया। देखो हमने बोला कि फंडामेंटल राइट्स को आप सिर्फ एक्सरसाइज कर सकते हैं अगेंस्ट स्टेट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन तो उठेगा कि क्या आपकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी स्टेट है या वो स्टेट नहीं है। तो इसी चीज को आंसर करते हुए it was seen that the International Airport Authority was enacted under Airport Authority Act 1971, which is a parliamentary act. ठीक है। फर्दर ये ऑब्जर्व किया गया कि इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी में जो चेयरमैन अपॉइंट किया गया वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वाज प्लेइंग द मेजर रोल। जो भी कैपिटल प्रोवाइड करी जा रही थी इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी को, that was provided by the central government itself. So therefore it was held that International Airport Authority will be state under other authority. Clear? Other authority के अंदर आपने उसको वेटेज दी है। Further, no weightage was given as to the functional aspect. अब functional aspect क्या है उसका, क्या वो गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रही है या नहीं, इसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। जो फर्दर चीज याद रखने वाली है दैट इज अ प्राइवेट बॉडी बट विच इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट हैज यूजुअल डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑन इट। सो दैट मीन्स कि ऐसी प्राइवेट बॉडी जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है या गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है गवर्नमेंट, उसको हम स्टेट का इंस्ट्रूमेंट या मैनेजमेंट नहीं मानेंगे। ठीक है। तो देयरफॉर उसको हम अदर अथॉरिटी के अंदर स्टेट के एम्बिट में कंसिडर करेंगे।
Then we have the next case, which was Som Prakash Rekhi versus Union of India. Now, in this case, Bharat Petroleum Corporation, which was incorporated under Companies Act, is a state under Article 12, Other Authorities. Test has been laid down by these judgments. If the capital of corporation belongs to government as whole or major party, तो आप उस चीज को स्टेट मानेंगे. हाउ परवेसिव और डीप कंट्रोल ऑन अदर अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कितना डीप कंट्रोल किया जा रहा है उस अथॉरिटी का बाय द स्टेट, उसके बेसिस पे हम कंसिडर करेंगे कि वो अदर अथॉरिटी के एम्बिट में आएगा या नहीं. देन वी हैव कॉर्पोरेशन गिवन मोनोपोली, इफ यस देन स्टेट. अगर हमने उस कॉर्पोरेशन को मोनोपोली दी है, अगर हमने उसे इंडिपेंडेंस दी है, तो हम उसको स्टेट मानेंगे. फिर हमारे पास आता है, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया है ना, थोड़ा सा गलत हो गया, इसको हम थोड़ा अच्छे से अंडरलाइन करें. कॉर्पोरेशन गिवन बाय मोनोपोली, इफ यस तो हम उसको स्टेट मानेंगे. वेयर देयर इज अ वेलफेयर ऑफ पब्लिक, द अदर अथॉरिटीज, वहां पे हम उसे अदर अथॉरिटी मानेंगे. अगर आपका वेलफेयर ऑफ पब्लिक आ गया तो फिर आप उसको अदर अथॉरिटी मानेंगे. जहां पे डिपार्टमेंट मर्ज कर दिया गया है कॉर्पोरेशन में, वहां पे भी हम उसे अदर अथॉरिटी के एम्बिट में लेकर जाएंगे. these are the 5 guidelines which has been laid under Som Prakash Rekhi versus Union of India. I hope आपको समझ आ गया होगा. अब हम आगे बढ़ते हुए, क्या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉन कॉर्पोरेशंस हमारी अदर अथॉरिटी के एम्बिट में आती हैं? तो ये दिस क्वेश्चन वाज आंसर्ड अंडर अजय हसीना वर्सेस खालिद मुजीद 1981 Supreme Court. Whether Regional Engineering College of Srinagar is an other authority. This question was raised in this case. Punjab University, yes, it is an other authority. Financially, functionally and administratively, if cumulative it is under government, then it is another authority. Then it is an other authority. इसको बेटा थोड़ा इग्नोर करना, यहाँ पे ये an आना था, another authority. These 3 things have to be seen. पंजाब यूनिवर्सिटी को हम अदर अथॉरिटी मानेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को हम अदर अथॉरिटी के एम्बिट में इंक्लूड नहीं करेंगे. क्लियर? अब पंजाब यूनिवर्सिटी को हम अदर अथॉरिटी क्यों मान रहे हैं? बिकॉज वो फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली तीनों तरीके से वो गवर्नमेंट के अंडर है. इस चीज को याद रखना है, फाइनेंशियली, फंक्शनली और एडमिनिस्ट्रेटिवली वो गवर्नमेंट के अंदर है, इसलिए हम उसको एक अदर अथॉरिटी मान रहे हैं, जबकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उसको हम अदर अथॉरिटी नहीं मानते. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आता है बैंक्स को लेके. अब जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमें पता है भाई वो प्योरली गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, देयरफॉर उसको स्टेट मानेंगे. एसबीआई और दूसरे 17 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, आर अदर अथॉरिटीज इफ दे आर क्यूमुलेटिव अंडर गवर्नमेंट. अगर वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो हम उसको अदर अथॉरिटी के एम्बिट में डालेंगे. कॉर्पोरेटिव बैंक्स आते हैं. कॉर्पोरेटिव बैंक्स क्या हो गए? कॉर्पोरेटिव लॉ इज नॉट अ स्टैट्यूट स्पेशल लॉ, देयरफॉर इट इज नॉट एन अदर अथॉरिटी. merely following norms of RBI cannot made an अदर अथॉरिटी. आपको याद रखना है, क्योंकि कॉर्पोरेटिव बैंक्स जो हैं वो हम इनैक्ट कर रहे हैं एक ऐसे स्टैट्यूट के अंदर जो कि स्पेशल लॉ नहीं है, नॉट अ स्पेशल लॉ. देयरफॉर हमारे कॉर्पोरेटिव बैंक्स जो हैं वो अदर अथॉरिटी के एम्बिट में नहीं आते. आई होप आपको समझ आ रहा है. फर्दर दे आर कॉर्पोरेटिव्स, वो कॉर्पोरेटिव्स हैं आर्टिकल 309 310 जो कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट जिस पे अप्लाई नहीं होती, वो उसके अंडर आती है. क्लियर? आगे बढ़ते हुए वी हैव अनदर केस व्हिच इज मनमोहन सिंह वर्सेस कमिश्नर. इसके अंदर क्वेश्चन उठा था वेदर GND खालसा कॉलेज, खालसा हाई स्कूल इज अ स्टेट अंडर अदर अथॉरिटी. तो इसमें हेल्प किया गया, क्योंकि 95% ऑफ द फाइनेंस गवर्नमेंट दे रही है, प्रिंसिपल जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल गवर्नमेंट का है, देयरफॉर हमारे पास कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है, हमारा वो स्टेट के एम्बिट में आएगा अंदर अदर अथॉरिटीज. ठीक है. सिमिलरली जो हमारा वर्ड है अदर अथॉरिटी,
डजंट इंक्लूड वक्फ बोर्ड। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना। वक्फ बोर्ड आप सबने मुस्लिम लॉ अगर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी। वक्फ बोर्ड पे आपका अदर अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली बीसीसीआई आप सबको पता है, आजकल मैचेस भी चल रहे हैं। बीसीसीआई एन ऑटोनॉमस बॉडी है विच with no role of government, therefore वो एक प्राइवेट बॉडी है and was not another is not covered under other authority। एक प्राइवेट बॉडी होने की वजह से हम उसे अदर अथॉरिटी में नहीं लेकर जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया सारा बेटा, है ना। आगे बढ़ते हुए हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो आता है जब हम स्टेट को डील कर रहे हैं, दैट इज जुडिशरी एंड अदर अथॉरिटी। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस हैज बीन आंसर्ड इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, दैट जब तो जुडिशरी एक्ट कर रही है जुडिशरी के एम्बिट में, ठीक है, तो हम उसको डेफिनेशन ऑफ स्टेट में नहीं इंक्लूड करेंगे। लेकिन जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अब परफॉर्म कर रही है, जैसे कि जब वो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो हम उसको गवर्नमेंट के एम्बिट में मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कंडक्टिंग एन एग्जामिनेशन, इट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एंड रेमेडी वुड बी सॉट इन दैट कॉन्टेक्स्ट इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। जब आपका जुडिशरी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे हमारा आरजेएस हो गया, ठीक है, हमारे और एग्जाम्स हो गए, जब वो हमारा हाई कोर्ट कंडक्ट करा रहा है, हमारी जुडिशरी कंडक्ट करा रही है, तो हम उसको स्टेट मानेंगे। और अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप उसकी एनफोर्समेंट के लिए, आप उसकी इन्फ्रिंजमेंट के लिए कोर्ट में स्टेट के अगेंस्ट जा सकते हैं। लेकिन जब जुडिशरी में जजेस बैठ के डिसीजन दे रहे हैं, अपनी जुडिशियल पावर्स को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हम उसको स्टेट नहीं मानेंगे। आई होप यू आर क्लियर विद दिस। द सेम थिंग वाज हेल्ड इन रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा। Reformed earlier decision, judicial proceedings can violate fundamental rights, therefore in that capacity it is not state। जब आप किसी को फांसी की सजा दे रहे हैं, being a judge, that means you are violating right to life of that person, which is a fundamental right under article 21। अब इस चीज के लिए you cannot sue judiciary because इस decision को लेते टाइम judiciary is not considered as a state, ठीक है, under other authority। Further, Premchand Garg versus Excise Commission 1963 सुप्रीम कोर्ट में हेल्ड किया गया that judiciary functions and executive functions are separate। जो आपका जुडिशरी का फंक्शन है, आपका एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है, वो सब सेपरेट है। आप जुडिशरी का फंक्शन करेंगे, आप स्टेट के एम्बिट में नहीं आएंगे। आप एग्जीक्यूटिव, अगर आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, उसका फंक्शन करेंगे तो आप स्टेट के एम्बिट में आएंगे। और अगर किसी का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है उस टाइम पे, तो फिर जुडिशरी के अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है अंडर अदर अथॉरिटी।